है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर के टॉपिक में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2020 तक के न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले के जितने भी न्यूज़ हैं वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। 2 महीने पूरा मई और जून, ये 2 महीने का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है वीकली वाइज। कभी टाइम मिलेगा तो उनको कंपाइल करके भी एक बार जो है इसका वीडियो मैं डाल दूँगा। अभी आप लोग वीकली वाइज करंट क्वेश्चन प्रिपेयर करते रहिए, और जो क्वेश्चन करंट के होते हैं उसके साइड बाय साइड भी अपने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर कैप्सूल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के महत्वपूर्ण खबरों, महत्वपूर्ण न्यूज़ का एनालिसिस आज हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा यानी इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बढ़ाकर कब तक कर दी गई है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की थी, तो अक्टूबर 2020 तक, नवंबर 2020 तक, दिसंबर 2020 तक या जनवरी 2021 तक। तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सही आंसर है नंबर 2, नवंबर 2020 तक का घोषणा कर दिया गया है कि ये योजना उस समय तक लागू रहेगी अभी फ़िलहाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान यानी ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन की घोषणा की गई है। यह प्राथमिक तौर पर प्राइमरीली कितने डिस्ट्रिक्ट तक बेस्ड है? 272, 372, 472 या 572। मतलब ये जो स्कीम, ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्राइमरीली कितने डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करती है। तो सही आंसर इसका होगा नंबर 1, 272 डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी तरह से काम करेगी। तो दोनों न्यूज़ का ये डिटेल है जो है, इसको देख लेते हैं। देखिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च माह में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते 3 महीने से मुफ्त राशन बांट रही है, जिसे अब नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था। देखा, आप लोगों को भी पता होगा, आपके गांव में, आपके घर में आपको भी फ्री राशन मिल रहा होगा इस समय, चावल। और इसके अंतर्गत क्या दिया जा रहा है? देखिए, इसमें दिया जा रहा है कि पर जो व्यक्ति है फैमिली के हिसाब से 5 किलो उसे या तो गेहूं दिया जा रहा है या तो राइस दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, या तो दोनों मिल सकता है, अलग आधा आधा, या तो फिर गेहूं या चावल एज पर गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट वो कर रही है। इसके अलावा 1 किलो चना भी दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ये किस बृहद योजना का कंपोनेंट है? तो ये आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है? नहीं, आप गड़बड़ कर दोगे। आत्मनिर्भर भारत का योजना का हिस्सा नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने जब 1,70,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें क्या था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, ध्यान दीजिए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है। क्लियर है? ऐसे आत्मनिर्भर भारत में ना जोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो था, नशा मुक्त भारत या ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, ये अभी लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री, आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एनुअल एंटी ड्रग एक्शन प्लान 2020-21 जो लॉन्च किया गया। इसमें 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पर ये फोकस करेगा। क्लियर है? तो ये था न्यूज़। अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, या जिसे हम शॉर्ट में UNFPA बोलते हैं, कि हालिया वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में लगभग कितनी लड़कियां गैर कानूनी तरीके से मिसिंग हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई। आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस यूनाइटेड नेशन की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNFPA के द्वारा। तो सही आंसर कितना है? 26 मिलियन, 36 मिलियन, 46 मिलियन या 56 मिलियन। तो जो डेटा आया है थोड़ा सा भयानक है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 46 मिलियन समझ रहे हैं, लगभग 4.6 करोड़
महिलाएं या लड़कियां गैर कानूनी तरीके से गायब हो जाती हैं। आपको पता है किस कारण से उनको जो है गायब किया जाता है। बहुत बड़ा जो रैकेट है, जो सेक्स रैकेट चलाते हैं, ऐसे लोग उनको जो है खरीद फरोख्त करते रहते हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के लिए। इसको रोकने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठा रही हैं, या वो प्रभावी नहीं है, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। आपको रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट की ये मोटी मोटी क्या बात है। अगला इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेग या रोम? तो सही आंसर इसका होगा न्यूयॉर्क। जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा देखिए स्विट्जरलैंड में, हेग कहाँ पर? नीदरलैंड में है, रोम कहाँ पर? इटली की राजधानी है। न्यूयॉर्क ये ये यूएसए की जो है राजधानी है, न्यूयॉर्क। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। यूएनपीए और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, फॉर्मली द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, इज़ अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक संस्था है। द यूएनपीए सेज इट इज़ द लीड यूएन एजेंसी for delivering a world where every pregnancy is wanted, every children is safe and every young person's potential is fulfilled। इनका स्लोगन है, ये नहीं पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके वर्तमान जो हेड है वो कौन है? नटालिया कैनम। कौन है? नटालिया कैनम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है ही। तो ये था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री कौन है? आपसे पूछा जा सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। कौन है? तो आर.के. सिंह जी, राधा मोहन सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी या गिरिराज सिंह जी? तो सही आंसर इसका क्या होगा? गिरिराज सिंह जी। अब आप कहोगे ये स्टैटिक क्वेश्चन मैंने क्यों पूछ लिया? क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस माह हुई है इस वर्ष? मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 या जून 2020? इसका सही आंसर होगा मई 2020। अब ये योजना क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये पूरा न्यूज़ है। सेंट्रल रिलीजेस द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है मई 2020 में। ये मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी, ये बिहार से सांसद हैं। इन्होंने कन्हैया कुमार को हराया था इलेक्शन में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई। मतलब कि किन बिंदुओं में ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, ये पूरा गाइडलाइंस, पूरा रूपरेखा तैयार किया गया, जिसे गवर्नमेंट ने अभी जो है रिलीज़ किया है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बजट कितना है? तो 20,050 करोड़ रुपए का इसका जो है टोटल बजट है। इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। क्लियर है? और ये कब लॉन्च हुआ है? मई 2020। अब प्रश्न उठता है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली होता है। अब मत्स्य संपदा का मतलब समझ में आ रहा है ना कि मछली हमारे लिए एक संपदा है। इसको और ज़्यादा कैसे एनरिच, और ज़्यादा कैसे इन्हांस किया जाए इस पूरी फिशिंग इंडस्ट्री को, इसके लिए योजना लॉन्च की गई है। जैसे कि ये भी आत्मनिर्भर भारत योजना का एक घटक है, एक कंपोनेंट है कि जो हम मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं उनके रोज़गार को कैसे और बढ़ाया जाए, उनके जो सेक्टर है उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, इसको लेकर ये योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने निजी ट्रेनों के परिचालन संबंधित घोषणा की है। इसकी शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? अर्थात जो अभी प्राइवेट ट्रेन का कंसेप्ट लॉन्च किया गया है, इसको फुल्ली तरह से ऑपरेशनलाइज कब से करने की भारत सरकार की नियति है? 2023, 2024, 2025 या 2030? तो इसका सही आंसर होगा ए 2023। 2023 से निजी ट्रेनों को कम्प्लीटली अलाउ कर दिया जाएगा चलाने के लिए, ऐसा भारत सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने एक नया पुरस्कार, एक नया अवार्ड प्रेरक दौर सम्मान की घोषणा की है। यह किस योजना से संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान या आयुष्मान भारत योजना? तो किससे रिलेटेड है प्रेरक दौर सम्मान? पूछा जा सकता है।
तो प्रेरक दौर सम्मान की जो घोषणा की गई वह स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ है। दोनों न्यूज़ का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए पहला न्यूज़, प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस लाइकली टू बिगिन बाय अप्रैल 2023, ये अप्रैल 2023 से शुरू होगी ऐसी संभावना है। प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस इन द कंट्री विल बिगिन बाय अप्रैल 2023 एंड द टिकट फेयर्स इन दिस ट्रेन्स विल बी कॉम्पिटिटिव विथ एयर फेयर्स ऑन सिमिलर रूट्स। देखिए क्या होता है कि रेलवे अपना जो भारत सरकार का जो ट्रेन है वो भी चलाएगी, प्राइवेट ट्रेन्स भी चलेंगी, दोनों चलेंगी, सेम ट्रैक पे चलेंगी। उनका जो प्राइवेट ट्रेन का जो टिकट होगा वो कॉम्पिटेटिव होगा। कॉम्पिटेटिव का मतलब समझ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होगा। जैसे कि एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो जो प्लेन होता है उनका टिकट फिक्स नहीं होता है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्लेन का किराया बढ़ जाता है और जब डिमांड कम होती है तो किराया घट जाता है। ठीक उसी पैटर्न पर निजी ट्रेनों का जो भी टिकट होगा ऐसे चलेगा। जो गवर्नमेंट ट्रेन होगी उनका किराया फिक्स रहेगा। क्लियर है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में चली, हाल ही में चली पहली निजी ट्रेन कौन सी है? पहला फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया, तो वो मैंने यहाँ पे इमेज डाल रखी है, आप बताइए इसको। इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। तेजस जो एक्सप्रेस है ये जो है दिल्ली से लखनऊ के लिए चली थी। तेजस एक्सप्रेस ये भारत की चलने वाली पहली निजी ट्रेन है। यहाँ आप देख सकते हैं प्लेन, यहाँ पे देखिए प्लेन नहीं ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन हॉस्टेसेस हैं। अब जैसे एयर होस्टेस होती है जो है पैसेंजर्स की सुविधा के लिए, वैसे इस ट्रेन में जो है ट्रेन हॉस्टेसेस की भी नियुक्ति की गई है। तो थोड़ा सा इसे लग्जरी फीलिंग देने के लिए या थोड़ा इसे और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए ये सब किया गया है। अगला न्यूज़ जो है ये प्रेरक दौर सम्मान, न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड। हरदीप सिंह पुरी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। मतलब नगरीय शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके ये जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होता, उससे छोटा रैंक का होता है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए हरदीप सिंह पुरी क्या है। ये स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर है। कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अनाउंस्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स टाइटल प्रेरक दौर सम्मान एज पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। यानी कि समझ में आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसमें प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, उसमें अवार्ड दिए जाते हैं सिटी को कि कौन से शहर ने सबसे बेहतर तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को जो है इम्प्लीमेंट किया है, स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा काम किया है। इसके लेकर जो सम्मान दिया जाता था, जैसे कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है या डिस्ट्रिक्ट के पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी थे। अब इसमें क्या किया गया है? प्रेरक दौर सम्मान कर दिया गया है। इसमें कैटेगरी क्या किया गया है? दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही। ये टॉप 3 सिटीज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन ईच। जो 6 कैटेगरी बनाई गई हैं, इन 6 कैटेगरी में 3 शहरों को नामित किया जाएगा। क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं। हाल ही में किस मीडिया संस्था ने संस्कृत भाषा में वीकली न्यूज़ मैगजीन की शुरुआत की है? यानी साप्ताहिकी संस्कृत में छापेगी कौन सी मीडिया संस्था? इंडिया टुडे, प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो या आउटलुक? सही आंसर इसका क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जिसे AIR भी कहा जाता है, ये जो है इसने अभी लॉन्च किया है। इट विल पब्लिश वीकली न्यूज़ मैगजीन रिटन इन या कंपोज्ड इन संस्कृत। समझ में आ रहा है? एडिटेड इन संस्कृत भाषा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? अब आप लोग को पेट में दर्द हो रहा होगा कि नेट ज़ीरो एमिशन क्या है। देखिए नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब होता है देखिए कोई भी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, औद्योगिक गतिविधि होती है, तो उसमें से क्या होता है, चाहे औद्योगिक गतिविधि हो गई या ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी हो गई, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जैसे कि धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ये वातावरण में मुक्त होता है और ये आगे चलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जिसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग को ये कॉज करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? CO2 एमिशन को डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है? या इसे ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ज़ीरो तो नहीं हो सकता लेकिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ज़ीरो का। तो जब कोई भी इंडस्ट्री CO2 एमिशन को ज़ीरो
टारगेट करती है कि हम किसी भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करेंगे, तो उसे नेट ज़ीरो एमिशन कहा जाता है। तो भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक ये निर्धारित कर दिया कि हम नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगे, 2022, 2025, 2030 या 2035। तो सही आंसर इसका है 2030। 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट को अचीव कर लेगी। ठीक, ये न्यूज़ के बारे में ऑल इंडिया रेडियो विल ब्रॉडकास्ट इट्स फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन संस्कृत विच विल हैव न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत एंड प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द वीक, अ स्टेटमेंट स्टेटेड। द प्रोग्राम टाइटल्ड संस्कृत साप्ताहिकी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है संस्कृत साप्ताहिकी किस मीडिया का जो है हिस्सा है, AIR, ऑल इंडिया रेडियो। इंडियन रेलवेज टारगेट्स नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2030, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपियन देश ने कोयले को ऊर्जा साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए चरणबद्ध तरीके से रोक लगा दी है? मतलब जो कोल है उसको एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पर फेज़ वाइज धीरे धीरे कमी लाकर उसे ज़ीरो कर देंगे। ऐसा कौन से देश है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। सही आंसर है इसका जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस देश के तटरक्षक बल के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान या इंडोनेशिया? सही आंसर इसका है इंडोनेशिया। दोनों न्यूज़ को एनालाइज कर लेते हैं। जर्मनी इज फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेज आउट कोल एंड न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये जर्मनी ने अपना जो है घोषणा किया, वहाँ पे उसने लॉ बनाया है कि कैसे कैसे वो कोल और न्यूक्लियर को अपने एनर्जी प्रोग्राम से डाइल्यूट करेगा, उसे जो है एलिमिनेट करेगा। जर्मनी में आपसे पूछा जा सकता है जर्मनी कहाँ पर है, तो ये यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर देखिए, ये आपको ब्राउन कलर का जो लाइट ग्रीन दिख रहा है ये जर्मनी है। इसके यहाँ पर फ्रांस कंट्री है, यहाँ पर जो है ये एग्जैक्टली यहाँ पर बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है इसके जस्ट ऊपर छोटा सा, और ये डेनमार्क है। ठीक है, और ये जो है पोलैंड है, यहाँ पर चेक रिपब्लिक है, ये स्विट्ज़रलैंड है। तो इस तरह से इन देशों के साथ उभरा है। इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना जर्मनी कहाँ पे है। ये यूरोप की एक देश है, यूरोपियन यूनियन का ये हिस्सा है। जर्मनी के अभी जो प्रेसिडेंट वहाँ नहीं होता, वहाँ पर चांसलर का पोस्ट होता है। तो वहाँ जर्मन चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, जर्मनी की करेंसी भी पूछी जा सकती है। तो जर्मनी की करेंसी जो है ऑफिशियल करेंसी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे वहाँ पर यूरो भी चलती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, वो यूरो जोन में आता है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका जो है करेंसी जर्मनी की कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड साइन MOU टू अपहोल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसे इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक रीजन, इसको मिलाकर इंडो पैसिफिक जोन कहा जाता है। इसमें इसके किनारे इर्द गिर्द जो देश बसे हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या है कि ये इंडोनेशिया कहाँ पर है? देखो, आपको इस मैप में दिख रहा है जो रेड कलर का है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको मिलाकर इंडोनेशिया कहा जाता है। इसको और थोड़ा जो है ये आपको दिख रहा है, ये इसमें कई सारे द्वीप हैं, कई सारे आइलैंड्स हैं। देखिए, ये वाला जो आइलैंड है इसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। और ये वाले का नाम है जावा, और ये वाले का नाम है बोर्नियो। ये मुख्य 3 आइलैंड है। इन तीनों आइलैंड को मिलाकर जो है इंडोनेशिया कहा जाता है, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। आपसे पूछा जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी देखिए, कभी जकार्ता हुआ अभी वर्तमान में जकार्ता उसकी राजधानी है, लेकिन अब वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है बोर्नियो में। एक जगह है कालीमट्टन। क्या जगह है? कालीमट्टन विल बी न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इट विल रिप्लेस जकार्ता एज कैपिटल। कालीमट्टन क्यों कर रही? क्योंकि देखिए, ये आइलैंड देश है और ऐसा कई सारे रिपोर्ट बता रहे हैं कि 2050 तक कई सारे जो है समुद्री जो द्वीप है या समुद्री शहर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब जाएंगे। तो ऐसी आशंका को मद्देनज़र वो अपने राजधानी को
चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये थी बात इंडोनेशिया को, उसकी करेंसी जो है रुपया है, इंडोनेशियन करेंसी रुपया है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? एक बैंक है जिसने किसानों की मदद के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर इसका क्या होगा? HDFC। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ी एकादशी नामक पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? सही आंसर इसका क्या है? महाराष्ट्र। देख लेते हैं, ये है, ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि HDFC बैंक लॉन्चेस ई किसान धन एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स। बस इतना ही। देखिए आषाढ़ी एकादशी क्या है पहले समझते हैं। देखिए आषाढ़ का मतलब समझते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये हिंदी मास है। हिंदी में जो 12 महीने होते हैं उनके अलग नाम होते हैं। उसकी शुरुआत होती है चैत्र। चैत्र पहला महीना होता है जो संभवतः अप्रैल में पड़ता है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ जो चौथा महीना है जो वर्षा की ऋतु मानी जाती है, वो आषाढ़ माह लगभग 20 जून 25 जून के बाद शुरू होती है। आषाढ़ महीने की जो एकादशी होती है उस दिन जो है महाराष्ट्र का एक ज़िला है पंढरपुर, वहाँ पर विट्ठल देव का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर एक पर्व मनाया जाता है आषाढ़ी एकादशी। ठीक है, ये आप लोग मराठी फिल्मों में आप लोग देखते होंगे इस तरह के सीन। ठीक है, इसमें एक रथ लेते हैं, उसमें जो है 4 लोग उससे कंधा, देखिए 4 नहीं कई सारे लोग कंधा देते रहते हैं। तो ये वहाँ का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मनाया जाता है। ठीक है, इस बार कोविड-19 की वजह से इतना भव्य तरीके, इतना दिव्य तरीके से इसे आयोजित नहीं किया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल की शुरुआत की है? स्किल कनेक्ट फोरम तो किस राज्य ने शुरू किया है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना? सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है स्किल कनेक्ट फोरम, ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है इसमें देखेंगे आगे। हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली? सही आंसर इसका क्या है? दिल्ली। ये रहा। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम क्या है देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड स्किल कनेक्ट फोरम। द पोर्टल सीक्स टू कनेक्ट जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। देखिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, इसमें कंपनीज भी रहेंगे जिन्हें एम्प्लॉयर कहेंगे, और जो जॉब सीकर यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं वो भी जो है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जॉब्स के बारे में पता लगा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड जॉब सीकर्स इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल जॉब्स। Hence, the portal will bridge the gap between job seekers and the employers. तो एम्प्लॉयर्स को किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए वो पूरा पोर्टल में रहेगा, और अपना जो एम्प्लॉय होंगे या बेरोजगार लोग हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी डिग्री, अपनी योग्यता, कुशलता के अनुसार अपने एम्प्लॉयर्स को चूज़ कर सकेंगे, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी श्री BS येदियुरप्पा जी हैं। ये बीजेपी के सरकार है वहाँ पर, तो इसके ये मुखिया है BS येदियुरप्पा जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आपसे कर्नाटक की राजधानी पूछी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु है कर्नाटक में। आपसे पूछा जा सकता है वहाँ का जो है क्या कहते हैं वहाँ के नेशनल पार्क, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, नागरकोइल, अंशी, ये कई सारे महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क है। कौन कौन? बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल और जो है बांदीपुर सबसे फेमस है, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 10 जुलाई से शुरू हुआ पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। अब नाम से ही लग रहा है इसमें क्या है, आप ना देख लीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। हाल ही में किस राज्य ने वीवर्स सम्मान योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने वीवर्स सम्मान योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल व कर्नाटक? सही आंसर इसका क्या है? कर्नाटक। अगला है, बलराम योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? बलराम योजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम किसने किया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की। क्या है, दोनों योजना को देख लेते हैं। वीवर्स का मतलब आप लोग समझते ही हो। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा लॉन्च वीवर सम्मान योजना। वीवर का मतलब होता है जो कताई बुनाई करते हैं, उनको कहा जाता है वीवर्स। तो
उनको जो है सम्मान किया जाएगा। तो इसी तरह का योजना कर्नाटका के बारे में भी हमने देख लिया, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्चेस बलराम योजना टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर लोन टू लैंडलेस फार्मर्स। देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लैंडलेस फार्मर्स और एक होते हैं जिनकी अपनी लैंड होती है। तो बहुत सारे जो जो है भूमिहीन किसान हैं उनको जो है एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत ओडिशा सरकार ने ये फैसला लिया है। ओडिशा जिसकी आपसे पूछा जाएगा ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक जी। ओडिशा की अगर हम बात करें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है। कहाँ पर? सूर्य मंदिर कोणार्क में, ये भी उड़ीसा में है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। इसके अलावा वहाँ पे पूछा जा सकता है वहाँ के नेशनल पार्क। तो उड़ीसा के नेशनल प्रमुख कौन है? सिमलीपाल है। सिमलीपाल के अलावा जो है भितरकनिका है, नंदनकानन है। तो ये बहुत सारे वहाँ पर नेशनल पार्क है जिसमें सिमलीपाल और भितरकनिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ उड़ीसा में पूछी जा सकती है जो कि चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी जो है ब्रैकिश लेक है, सबसे बड़ी ब्रैकिश लेक। ब्रैकिश लेक को क्या बोलेंगे जो हिंदी में नाम नहीं आ रहा है, लैगून। हाँ, लैगून झील है जो है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लैगून बोलते हैं। ब्रैकिश अलग कैटेगरी होती है, कभी ज्योग्राफी में समझाऊंगा। चिल्का लेक भी वहाँ पर है, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो उड़ीसा के बारे में होगा, कर्नाटक के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन है, इंतज़ार आपका नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इंतज़ार आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो बड़ा फ़नी लग रहा होगा, इंतज़ार आपका गाना वाना याद आ गया होगा आपको, आइए आपका इंतज़ार है, उस तरह का ही एक स्लोगन है। ये मध्य प्रदेश ने एक योजना लॉन्च की है, एक अभियान लॉन्च किया है, कैंपेन किया है इंतज़ार आपका। क्या आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर विश्व में तीसरी सबसे बड़ी करने का निर्णय लिया गया है? ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली। तो कौन सा सही है आंसर? सवाई मानसिंह जयपुर। देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। मध्य प्रदेश लॉन्चेस इंतज़ार आपका कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। देखिए कोविड-19 के बाद क्या हुआ है, टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हुआ पड़ा है। मध्य प्रदेश जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, पन्ना, संजय, पन्नी लिख दिया मैंने, पन्ना, संजय, बांधवगढ़ के अलावा जो है कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, वन विहार, ये सारे बहुत सारे यहाँ पर क्या कहते हैं, एक रह गया माधव नेशनल पार्क। तो ये सारे कई नेशनल पार्क हैं। दूसरी बात, यहाँ पर टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ताकि प्रदेश की कमान संभाले फिर से। अब वो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये आप तय करें, मुझे इससे मतलब नहीं है। हम लोग देखो क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है कि उनके गुणों अवगुणों की चर्चा करेंगे, हमें सिर्फ इतने मतलब होना चाहिए, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड ही शुड गेट वेल सून एज पॉसिबल। ये बेहतर है हमारे राज्य के लिए। तो मध्य प्रदेश लॉन्चेस इंतज़ार आपका कैंपेन तो समझ में आ ही गया होगा। मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने देख लिया। मध्य प्रदेश में और अगर हम बात करें तो सांची का जो है स्तूप है, जो रायसेन ज़िले में है। भीमबेटका की गुफा है, वो भी रायसेन ज़िले में है। ये सब ऐतिहासिक स्थल हैं। खजुराहो के मंदिर हैं, ओरछा के स्मारक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। विथ कैपेसिटी ऑफ 75,000 जयपुर यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम टू गेट वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। देखिए आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो अभी हाल ही में उसका जो है इनॉग्रेशन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी प्रेसिडेंट, जिसे नमस्ते ट्रंप के नाम से भी जाना गया है वो पूरा आयोजन। और वो कहाँ पे है? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा 1,10,000 उसकी कैपेसिटी है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी क्षमता 1,02,000 है। और ये तीसरी जो 75,000 इसकी कैपेसिटी होगी जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ईडन गार्डन जो कोलकाता में उसकी भी कैपेसिटी 75,000 है,
लेकिन उसकी कैपेसिटी अभी घट गई क्योंकि वो अंडर मेंटेनेंस है। जब वो मेंटेनेंस उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तब का तब देखेंगे, अभी उसकी क्षमता घटा दी गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में गुडनी टी.एच. जोनासन किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। सही आंसर है इसका आइसलैंड। आइसलैंड के ये फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। देखिए ये पहले भी राष्ट्रपति थे, दोबारा टर्म इनको मिला है। हाल ही में इंद्रमणि पांडे जी किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए हैं? विश्व बैंक में सेक्रेटरी, IMF सेक्रेटरी, UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिक्स बैंक में डायरेक्टर। तो क्या है ये? तो 3 UN में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए ये आइसलैंड के बारे में बात करते हैं। गुडनी टी.एच. जोनासन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड एक बहुत ही छोटा देश है, ये आपको दिख रहा है गोला गोला आपको यहाँ पर, ये छोटा सा देश है आइसलैंड। ये ग्रीनलैंड के जस्ट बगल है आइसलैंड। चारों तरफ ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी कैपिटल है रिकजैविक। क्या है इसकी कैपिटल? रिकजैविक। और इसका जो करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो आइसलैंड के बारे में हो गया। आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ जो था ये इंद्रमणि पांडे जी ये हैं, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। क्लियर है? हाँ। हाल ही में प्रकाशित सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 117, 118, 119 या 120? सही आंसर इसका क्या है? 117। देखिए हम बहुत पीछे हैं। प्रश्न उठते सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या? देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है। क्लियर है? अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है समझते हैं। देखिए विकास का मतलब समझते हैं ना, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी देश का जो सामाजिक स्तर है और आर्थिक स्तर है वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे उसमें वृद्धि हो रही है। तो अब जैसे कल को मैं बात करूं कि जैसे भारत की जो GDP है वो अभी लगभग $3 ट्रिलियन है। तो कल को $5 ट्रिलियन जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो हो जाए तो क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ये आर्थिक वृद्धि हुई कि $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन हो गए। तो GDP बढ़ने से ज़रूरी थोड़ी ना कि गरीबी कम हो गई, या जो हमारे सोशल मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, जैसे कि गरीबी, जैसे कि भुखमरी, जैसे कि जो है संप्रदायवाद, जैसे कि जो अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये समस्याएं तो जो है कोरिलेटेड हैं इकोनॉमी से, तो इनको भी देखना है। तो सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है अगर वो लगातार बढ़ रही किसी देश की पॉजिटिव तरीके से, क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे ही हम विकास कहते हैं। अब ध्यान दीजिए विकास के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें जो इकोनॉमिक हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको जो है यूटिलाइज़ करना होता है, तब जाके विकास होता है। तो कभी कभी क्या होता है, और ये नॉर्मली होता ही है, कि जो हम संसाधन हैं उनको अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसका 2 तरीके से नुकसान देखने को मिलता है। पहला नुकसान क्या मिलता है कि पर्यावरण में असंतुलन आता है, इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। और दूसरा जो है जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होने लगते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, तो ये बचेंगे ही नहीं भाई। तो अगली जनरेशन की ज़िंदगी क्या हो जाएगी? खतरे में आ जाएगी ना। तो विकास का वह जो सिद्धांत है, वह कंसेप्ट है जो विकास करते वक्त यह ध्यान रखता है कि पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और फ्यूचर जनरेशन को भी संसाधन का लाभ मिले। इस तरह से जो पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग की जाती है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो सतत विकास का गोल क्या हुआ? पहला विकास करना है, दूसरा पर्यावरण को संतुलित भी रखना, और तीसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है, संरक्षण भी करना है, कंजर्वेशन भी करना है। समझ में आ रहा है? तो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ हमें देखना है। तो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे 2015 में। कब? 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे। उसे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। और ये सभी देशों के लिए, जितने भी यूनाइटेड नेशन में अधिकृत देश हैं, उन सभी के लिए लक्ष्य है कि 2030 तक इन 17 लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। समझ में आ रहा है? तो 2015 से 2030 के बीच में 17 गोल यूनाइटेड नेशन ने निर्धारित किए हैं, जैसे कि पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी दूर करना, दूसरा जीरो हंगर, भुखमरी दूर करना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छे स्वास्थ्य की
की व्यवस्था करना, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, तो ऐसे ऐसे करके 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। तो उन देशों के परफॉर्मेंस को इस रिपोर्ट में जारी किया गया है और उसमें भारत का परफॉर्मेंस 117वें स्थान पर है। बड़ी शर्मनाक बात है, हम इतने बड़े देश होने का दावा रखते हैं और जो असली विकास है उसमें हम 117 रैंक पे हैं। तो होपफुली हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। तो समझ में आ गया होगा पूरी ये कहानी। जो देखिए, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, अदर स्टेट के हो, उनको ये 17 के 17 लक्ष्य याद होने चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। अब ये याद करना मुश्किल है, तो आप ये काम करेंगे, जो 17 लक्ष्य इनको लिख कर आप जो है अपने कमरे में, स्टडी रूम में इसे लगा लेंगे, उसे डेली देखेंगे, तब जाके ये याद होगा। क्योंकि जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे या कहीं पर मेंस लिखेंगे, कहीं पर भी इसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे कि गरीबी पे आप लिख रहे हों, तो गरीबी भी जब आप लिखोगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हमारा है, हर देश का है, पूरे विश्व का है, तो इसे भी लिखा जा सकता है। इससे नंबर आपके बढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, तो आप लोग जरूर याद रखें। बाकी जो वनडे एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उनको केवल इतना याद होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। 17 हैं। कौन निर्धारित किया? यूएन ने। और कब से कब तक? 2015 से 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ई वेस्ट के जनरेशन में भारत की रैंकिंग क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? सही आंसर इसका है फिफ्थ। यानी जो ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसे कहते हैं? जैसे कंप्यूटर्स है, पंखा है, या अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ख़राब हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? उनको कबाड़ में भेज दिया जाता है। तो वो कबाड़ वाले कहाँ ले जाते हैं? कहीं ना कहीं तो डंप करते होंगे ना। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनको जो डंपिंग होती है, वो आगे चल कर के जो ऐसी इस तरह की चीज़ें हैं वो डंपिंग करते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। तो इन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। तो इसके जनरेशन पे भारत की रैंकिंग कितनी है? 5वीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किस पूर्व आरबीआई गवर्नर ने लिखा है? रघुराम राजन जी, उर्जित पटेल जी, सी रंगराजन जी, विमल जालान जी। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है श्री उर्जित पटेल जी ने लिखा है। देखिए, ये उर्जित पटेल जी की फ़ोटो है। ये अभी जो वर्तमान आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उससे ठीक पहले ये गवर्नर अपॉइंट हुए थे। रघुराम राजन जी के ये सक्सीडर हैं, यानी उनके बाद अपॉइंट हुए थे। उर्जित पटेल जी ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में क्या है? देखिए, बैंक में आज बहुत बड़ी जो समस्या चल रही है एनपीए की चल रही है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, साधारण भाषा में खोया हुआ ऋण, मतलब ऐसे ऋण जिनके लौटने की संभावना कम हो जाती है, उन्हें एनपीए कहा जाता है साधारण भाषा में। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि कोई भी लोन अगर 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए अनपेड हो जाता है तो उसे एनपीए कहा जाता है। ठीक है, तो एनपीए की जो गंभीर समस्या है, ये बैंकों के जो ऋण देने की कैपेसिटी है, यानी क्रेडिट जनरेशन कैपेसिटी है, उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव तरीके से। उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसकी समस्या क्या है गंभीर, इस पर इन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, इंडिया अमंग टॉप 5 नेशन इन ई वेस्ट जनरेशन। तो रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वेस्ट कौन बनाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? चाइना, दूसरा यूएस, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और पांचवा इंडिया। अगला क्वेश्चन, फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स सैटेलाइट इज? तो किसका है? मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो मार्स का है, यानी कि प्लैनेट मार्स यानी मंगल का है। ये क्यों मैंने क्वेश्चन ज्योग्राफी का उठाया है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो आगे हम कवर करेंगे। हाल ही में विजडन ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 21वीं सदी में भारत का सबसे बहुमूल्य टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया है? विराट कोहली, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा। सब लोग विराट कोहली सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, विराट कोहली नहीं है। रविंद्र जडेजा जी को जो है मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ 21st सेंचुरी इन इंडिया घोषित किया गया है विजडन के द्वारा। विजडन एक मैगजीन है जिसे बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। ठीक है, फोबोस ये क्या है देख लेते हैं। तो ये फोबोस जो है ये मंगल का एक उपग्रह है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, एक फोबोस, दूसरा डीमोस। तो हुआ क्या है, जो हमारा मॉम है, मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो इसरो ने लॉन्च किया था, जिसके आधार पर एक मूवी बनी है मिशन मंगल, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये मॉम जो है ये मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है, वो वहाँ पर इमेजेस यानी फ़ोटो भेज रहा है। तो उसने पहली बार फोबोस की ये जो पिक्चर भेजी है, तो ये एक न्यूज़ है,
तो फोबोस पूछा जा सकता है किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल का है। अब बाकी मंगल ग्रह अगर हम बात करें साइज में जो है तीसरा सबसे बड़ा, नहीं दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा है, सबसे छोटा बुध है और उसके बाद मंगल है, ठीक है। उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, अर्थ के बाद वरुण है, फिर अरुण है, फिर शनि है, फिर बृहस्पति, बृहस्पति सबसे ज़्यादा है। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा सेटेलाइट किस ग्रह के पास है, तो इस समय सबसे ज़्यादा सेटेलाइट किसके पास है, वो जो है शनि के पास है, 82 सेटेलाइट्स हैं। और सबसे ज़्यादा सेटेलाइट दूसरा किसके पास है, बृहस्पति 79 के पास है, ठीक है। हाँ, जो है अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 13 है, बृहस्पति मंगल के पास 2 है, पृथ्वी के पास 1 है, बुध और शुक्र के पास कोई सेटेलाइट नहीं है। रविंद्र जडेजा जी ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे वैल्यूएबल प्लेयर माने गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं और कमाल की फील्डिंग करते हैं। देखिए मैं इनकी फील्डिंग का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। इनकी फील्डिंग देखने के लिए मैं स्टेडियम जा सकता हूँ, पैसा खर्च कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बैटिंग कर देखने के लिए, बॉलिंग देखने के लिए जो है बेताब रहते हैं, मैं इनकी फील्डिंग को बहुत ज़्यादा जो है पसंद करता हूँ। कमाल के फील्डर हैं। तो ये पूरा पूरा न्यूज़ था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। अभी हाल ही में सरोज खान जी की मृत्यु हुई है, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस, फिल्म कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म लिरिस्ट, क्या थी? तो ये कोरियोग्राफर थी सरोज खान जी। देख लेते हैं सरोज खान जी, ये अभी इनका 71 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है। इन्होंने कई सारे आइकॉनिक सॉन्ग के डांस को कोरियोग्राफ किया था, जिसमें माधुरी दीक्षित जी के ऊपर फिल्माए गए थे। जैसे कि राम लखन का गाना होगा जो है, मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या धक धक कर जो उनको कहा गया था। इसके अलावा भी चोली के पीछे क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इन्होंने आइकॉनिक डांस नंबर्स को कोरियोग्राफ किए थे। तो ये आज का हमारा न्यूज़ था। 28 क्वेश्चन को आज हमने कवर किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया इसमें, जो इसलिए मैंने इसको नहीं डाला है। जो समझ में आएगा उसी को मैं अपलोड करूँगा। तो आज 28 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े। इसका जो PDF लिंक है वो आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।